थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने को क्या पढ़ना है? इंटरनल चेंज इन सिस्टम, इंटरनल चेंज इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर की चेंजेस क्या है, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर की क्या क्या चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की चेंजेस। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है आपका? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया मास, और ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज क्या है? कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये है हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज किसके कारण? किसके कारण? हीट के कारण। किसके कारण? हीट के कारण जो चेंज आएंगी इनमें, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। यही पढ़ाना है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, यही होता है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चेंज होना चाहिए, बाहर का चेंज कुछ नहीं है। नहीं कि फोर्स लगा रहे हैं, कितना डिस्टेंस गया, कितना, ये सब सारा चीज पढ़ना है वो मैकेनिक्स में, वो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो मैकेनिक्स पार्ट है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ इंटरनल चेंजेस, लेकिन किसके कारण? इंटरनल चेंजेस सिस्टम, वो प्रॉपर्टीज, ये सब पास, ये सारी प्रॉपर्टीज में किसके कारण? हीट के कारण। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स की बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक। ठीक है, लिख लो जल्दी से, हो गया, मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसमें बात कर लेते हैं, इंटरनल चेंज इन सिस्टम की बात कर रहे थे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये होता है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स। तो इसमें जो सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वेयर द एनालिसिस कैन बी डन, वेयर, जहां पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां आपका इंटरेस्ट है, किसी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, जहां पे एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो सिस्टम है, तो सिस्टम है, अगर आपको किसी के ऊपर इंटरेस्ट है, अच्छा मुझे ये देखना है इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रही है, तो जिस टाइम आप किसी चीज में इंटरेस्ट लाते हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएगी। उसके अलावा बाकी सब चीजें अदर देन सिस्टम क्या है हमारी? अदर देन सिस्टम क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे वाला हटा रहा हूं, फिर यहां से अच्छे से क्लियर हो। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, सिस्टम जो है जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और उसके अलावा दुनिया में कुछ भी है, पहाड़, पेड़, नदी, नाला, कुछ भी, चाहे कुर्सी, टेबल, कुछ भी हो, वो आपके लिए क्या होगा? सराउंडिंग। जिस वक्त पे आप जिस चीज को ऑब्जर्व करोगे, जिस चीज को आप देखोगे, जिस चीज पे एनालिसिस करोगे, और ये देखोगी कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है, उस वक्त के लिए वो आपके लिए क्या होगा? सिस्टम। उसके अलावा बाकी सब चीजें क्या है? सराउंडिंग्स, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब चीजें सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, जिस वक्त पे आप मान के चलो एक बकेट है, एक ले लिया आपने बकेट, इसमें आपने डाला पानी, ठीक है, क्या डाला? वाटर। इसको आप हीटिंग रॉड से, ये क्या है? हीटिंग रॉड, ठीक है, पानी गर्म कर रहे हो, ठंडे के दिन में सबको गर्म पानी चाहिए, तो हीटिंग रॉड से क्या कर रहे हैं हम? वाटर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट गिवन, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसमें सिस्टम क्या है। सिस्टम वो है कि अब आपको ये देखना है कि शुरू में इसका टेम्परेचर मान के चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। बाद में फाइनली गर्म करने के बाद 100 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइनली आपने 100 डिग्री पहुंचा, ठीक। पहले तो शुरू में कितना था? 30, बाद में 100। तो अभी आप किस पे एनालिसिस कर रहे हो? किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? किसको कर रहे हो? वाटर को। आपने क्या किया? वाटर यहाँ पे आपके लिए सिस्टम बन जाएगा,
ठीक है। वाटर सिस्टम क्यों बना? क्योंकि आपने सिर्फ वाटर को एनालिसिस किया, वाटर को ऑब्जर्व किया कि वो 30 डिग्री तापमान से 100 डिग्री तापमान पे बढ़ा है। शुरू में वो 30 था, बाद में वो 100 हो गया। तो आपने इनिशियली वाटर को ऑब्जर्व किया और बाकी सब क्या हो जाएंगे, चाहे रॉड हो, चाहे बकेट हो, ठीक है। बकेट मतलब ये हमारा बाल्टी हो गया, या फिर रॉड हो गया, बाकी सब और भी बाकी सब जितने चीजें हैं सब क्या होंगे आपके लिए सराउंडिंग हो जाएंगे। बाकी सब क्या है सराउंडिंग हो जाएंगे। आया समझ में? और इन दोनों को जो अलग करता है, इन दोनों को जो अलग करता है वो क्या कहलाता है बाउंड्री। जो सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को अलग करे वो क्या है बाउंड्री। ठीक है। आपने पानी तो देखा, लेकिन पानी के आसपास जो भी बाउंड्री होगी उसको अलग करोगे तो वो क्या है हमारी बाउंड्री है। जैसे कि यहाँ पे पानी में ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ठीक है, ये खुद एक बाउंड्री ऊपर वाला। तो इसको इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए क्या है सराउंडिंग्स है। बट यहाँ पे रॉड भी है तो रॉड पे भी ये बाउंड्री आएगी, ये देखो ऐसे, ठीक है, जहां पानी जहां जाता तो ये ऐसे करके ऐसे बाउंड्री आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। ये तो पूरा सिस्टम है, ये वाला ये पूरा सिस्टम है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब चीजें क्या है वो है हमारे सराउंडिंग्स, ठीक। तो ये सब चीजें सिर्फ कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है, पूछेगा है नहीं इसमें, क्लियर बता दे रहा हूं, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आगे आपको समझने की बात है, ठीक है। सिस्टम। अब बाउंड्री कैसी होती है? बाउंड्री जो है या तो बाउंड्री क्या हो सकती है, बाउंड्री या तो रियल होंगी या तो इमेजिनरी होंगी, या तो रियल होंगी या तो इमेजिनरी होंगी। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे कि आपने क्या किया था, यहाँ पे पानी डाला था, ठीक है। तो इसके लिए ये बाउंड्री जो है दिख रहा है आपको, बाउंड्री बकेट का बाउंड्री दिख रहा है, ये वाला बाउंड्री दिख रहा है, ये क्या है रियल बाउंड्री है, दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वाला पानी के ऊपर वाला हिस्सा, वो तो आप इमेजिन कर रहे हो ना कि यहाँ पे बाउंड्री है, वो तो आपने इमेजिन किया। ये वाली पार्ट क्या है आपकी इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। ये पार्ट, ये तीनों बकेट वाली पार्ट है, ये रियल बाउंड्री है, मतलब बकेट का जितना भी हिस्सा है, ठीक है। वाटर और बाकी जो भी चीजें हैं, पानी के ऊपर की चीजें, वो इमेजिनरी है क्योंकि आपने उसको इमेजिन किया है कि हाँ यहाँ पे एक बाउंड्री है। आपको दिख नहीं रहा है वो बाउंड्री है, आपको जो दिख रहा है वो रियल है, और जो नहीं दिख रहा है आपने क्या सोच, या आपकी सोच है कि यहाँ बाउंड्री है, तो वो सोच जो है वो इमेजिनरी बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है। क्लियर? और बाउंड्री कैसी हो सकती है? बाउंड्री हो सकती है या तो फिर बाउंड्री हो सकती है रिजिड या फिर मूवेबल, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है, रिजिड का मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अपने जगह पर एकदम हम खड़े हैं, मतलब खड़े हैं, मतलब हिलती भी नहीं है। रिजिड मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। ये बाउंड्री हिलेंगी भी नहीं, मतलब ये बिल्कुल भी यहाँ पे नो वॉल्यूम चेंज बोल सकते हो, इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बाउंड्री रिजिड है तो इसके कितने भी प्रेशर, कितना भी फोर्स डालने पे ये बड़ी नहीं होंगी बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री कैसी बाउंड्री होंगी? देखो यहाँ पे जैसे कि पिस्टन है, ये क्या है पिस्टन, गाड़ी का इंजन का पिस्टन होता है, ठीक है। ये है क्या इंजन है, ये है इंजन सिलेंडर, अंदर क्या है गैसेस भरी हैं, ठीक है। गैसेस किसकी? पेट्रोल डलता है, पेट्रोल की गैस एयर मिक्सअप होके पेट्रोल और एयर बना रही है, तो यहाँ गैसेस भरी हैं, ठीक। तो ये पिस्टन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धक्का मार रहा है इसको ऊपर, ठीक है। तो ये वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री ऊपर जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये वाली बाउंड्री क्या होगी मूवेबल,
ये बढ़ सकती है या घट सकती है, या नीचे दबाएगा पिस्टन तो कम हो गई, ऊपर क्या तो मूवेबल। तो बाउंड्री की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके हैं कि हाँ वो मूवेबल हो सकती है, रिजिड हो सकती है। रिजिड मतलब ये बिल्कुल इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये चेंज नहीं होंगे, जहां पे वहीं पे रहेंगे, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंजेस, नो वॉल्यूम चेंज, कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं होगा। लेकिन वहीं पे मूवेबल में जैसे पिस्टन और सिलेंडर की बात कर रहा हूं, सबके गाड़ियों में होती है, तो पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन क्या होता है, धक्का मारा फिर बाहर निकला, फिर धक्का मारा ऐसे बाहर आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो बाउंड्री जो पिस्टन वाली है ये कैसे मूवेबल है, मूव हो रही है, बढ़ रही है कभी बाउंड्री फिर घट रही है, इस टाइप की। और ये वाली चीजें क्या है, इधर वाली सिलेंडर ये होंगी रिजिड, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला बाउंड्री मूवेबल, ये वाला और ये वाला रिजिड, ठीक है। तो समझ गए, रियल बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री ये सब पूछने वाला नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इसका लेवल ऑफ हाई है, बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन आपको समझना जरूरी था इसलिए मैं समझा दिया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत ही यहां से होना है, ठीक है। हो गया, लिख लिए, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा सिस्टम क्या है, ठीक है। अब हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं आगे, चलो मैं बताऊं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सिस्टम। सिस्टम तो जान गए कि सिस्टम जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हो, वो पार्ट जो है हमारा क्या आएगा, सिस्टम में आता है, ठीक है, वही चीज हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। ये सब चीजें बेसिक चीजें, बहुत नहीं, बहुत जल्दी निकलूंगा मैं इस चीज से, ठीक है, क्योंकि आपको ना पढ़ना कुछ ऊपर का पार्ट है, काफी ऊपर, ठीक है। और ये हमारा आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बाकी लेकिन समझेंगे सारा चीज, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, तो ध्यान देना पे। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक होता है मास और दूसरा होता है एनर्जी, ये दोनों का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा, दोनों होगा, मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा, ठीक। जैसे खुला खुला बकेट यहां रखा है, इसमें पानी भरा है मान लो, ठीक है, ऐसा सिस्टम। अब इसमें पानी आप बढ़ा सकते हो, आप पानी डाल भी सकते हो, ठीक है, बाहर निकाल भी सकते हो, इसको हीट, या तो इसको चलो इसको मान लो हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट नहीं भी कर रहे हो तो क्या होगा, ये खुला है तो क्या होगा, वेपराइज हो सकता है, वेपराइज होगा तो क्या होगा, वेपराइज के कारण क्या होगा, मास जो है वो डिक्रीज करेगा, पानी जो है बाहर निकल जाएगा, इसका मास जो है, मास इसका, इसमें मास पानी कम होता जाएगा क्योंकि वेपराइज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, बाउंड्री को क्रॉस करना मतलब आपका मास ट्रांसफर है, इसके बाउंड्री को क्रॉस कर गया, ठीक है, मास ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर, एक तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी दो फॉर्म में ले सकते हैं, एक तो आपका हीट और दूसरा जो होगा वो वर्क, ठीक, हीट और वर्क। तो दो फॉर्म में एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, एक यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हीट और वर्क, ठीक है। तो या तो वो हीट के फॉर्म में बाहर जा रहा है या फिर वर्क के फॉर्म में, देखो हीट है, ये बाउंड्री को क्रॉस करके हीट हो रहा है, ठीक है, ये बाउंड्री को क्रॉस करके हीट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा बाउंड्री है, एक बाउंड्री और हो गया, ये हो गया आपका कंडक्टिंग, इधर दिख रहा है, ठीक, ये हो गया आपका कंडक्टिंग। देखो जो जो छोटी छोटी चीजें हैं दिखवा दे रहा हूं, एकदम डेफिनेशन लिखाने वाला बात तो है नहीं, अपन क्या है हाई लेवल पे है, ठीक है, सारे के सारे जितने लोग हैं अच्छे से पढ़ लिख के आए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, सारे के सारे लोग को पता है। तो ये कंडक्टिंग बाउंड्री है, ठीक है। इस कंडक्टिंग बाउंड्री को एक और नाम दे दिया गया है, दुनिया में तो हर चीज को नाम ही दे दिया गया है, तो इसका नाम एक और है, उसको बोलते हैं डायाथर्मिक, डायाथर्मिक, इसको बोलते हैं हम लोग डायाथर्मिक। कंडक्टिंग बाउंड्री मतलब जहां से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा बाउंड्री जहां पे हीट ट्रांसफर
हो सकता है। ऐसा बाउंड्री जहां से हीट ट्रांसफर हो सकता है उसको कंडक्टिंग बाउंड्री बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डायाथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री। अगर ये एडियाबेटिक होगा तो एडियाबेटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। एडियाबेटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं, उसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो ये हो गया। तो यहां इस बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है हीट, ये ट्रांसफर हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, जो कि क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसको गर्म कर रहे हैं तभी तो यहाँ हीट पहुंच रहा है। तो मतलब बाउंड्री को उसने क्रॉस किया, बाउंड्री क्रॉस किया, ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स कि ये इसमें हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, और यहां से वेपराइज मतलब मास ट्रांसफर भी हो रहा है, यहाँ पे मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। दैट मीन्स ये ओपन सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम। ठीक है, मतलब जहां मास ट्रांसफर भी हो, एनर्जी ट्रांसफर भी हो, वो ओपन सिस्टम। एग्जांपल पूछेगा तो पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मल बकेट में रखा है तो क्या है, कैसे। क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं आगे। चलो लिख लिए, फिर मिटाऊं। लिख लिया? समझ में क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ ठीक है। मैं बोला हूं ना, मैं प्रॉमिस किया हूं आपसे कि जो क्वेश्चन पुराने आए हैं वो बनेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी सारे बनेंगे। मैं जो क्वेश्चन लिखाया हूं उस, ये शुरुआत है, इसको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, मेरे को 1-2 घंटे लगेंगे पूरा लेक्चर। आज तो नहीं, मान के चलो आगे चल के आगे लेक्चर में भी तब उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन वहीं से कवरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, सब बनेगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर मैं आता हूं क्लोज सिस्टम पे। एक एग्जांपल एरिया नॉर्मली जो खुला रहे वो ओपन सिस्टम। ठीक, ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं। ओपन सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, जहां पे मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा, ये लिखा चुका हूं। ठीक है, क्लोज सिस्टम जहां से मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। एकदम डेफिनेशन लिखाने वाला बात नहीं है, अपन नहीं है, छोटे नहीं, बच्चे नहीं है जो एक चीज लिखा हूं। यहाँ पे आपने को कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको तत्काल समझना है और कैसे हो रहा है। यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, वही गाड़ी का इंजन, ठीक है, वही गाड़ी का इंजन, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है, अंदर में क्या है, गैसेस है। ठीक है, गैसेस किस फॉर्म में होंगे, पेट्रोल का और एयर का मिक्सअप होगा, वो गैस बनेगा, गर्म होगा क्योंकि हीट आता है। स्पार्क, इसमें भी क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है, और वो जैसे कि एक बाइक की बात करूं तो स्पार्क प्लग लगा रहता है, उसको क्या करता है, आग लगाता है और वहां से हीट होता है। तो गैसेस है, और गैसेस क्या करेंगे, इस पे, इसको क्या करेंगे, इसमें प्रेशर डालेंगे, ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा मतलब ऊपर क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, गैसेस एक्सपांड हो रहा है। जब भी गैसेस एक्सपांड होगा इसका मतलब कि आपको वर्क मिल रहा है। ये एक्सपांड हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, दैट मीन्स आपका वर्क हो रहा है। वर्क कैसे हो रहा है पता चलेगा, यही वर्क कहां ट्रांसफर होगा, आपके जो गाड़ी का चक्का है उस पे, व्हील्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आपकी गाड़ी क्या है, रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। तो इंजन क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने यहाँ गैसेस है उसको उठाया और ट्रांसफर हुआ। तो ये देखो ऐसा है कि यहां से गैसेस तो बाहर नहीं जा रही हैं, गैसेस क्या हो रही हैं, गैसेस बाहर नहीं जा रही। ठीक है, इसका मतलब मास जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। गैसेस बाहर नहीं जा रही है मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। परंतु यहां से आपको क्या हो रहा है, यहां से आपको वर्क मिल रहा है। वर्क क्या है, एनर्जी। वर्क क्या है, एनर्जी। ठीक है, मास तो बाहर नहीं जा रही है लेकिन आपको वर्क मिल गया। ठीक है, वर्क मिला, इट मीन्स कि ये क्या कर रही हैं, वर्क जो है क्रॉसेस द बाउंड्री को इसने क्रॉस किया
और ये बाहर चला गया वर्क, और कहाँ मिला अपने को? गाड़ी के व्हील्स में, चक्के में मिला। ठीक है, वो वर्क का यूज कहाँ हुआ? यूटिलाइज आपके गाड़ी के मतलब व्हील्स में मिला, तभी तो वो बढ़ा, टॉर्क मिला उससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि वर्क ट्रांसफर हुआ दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा है? पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, गाड़ी का इंजन पिस्टन सिलेंडर। ठीक, ये हो गया बातें, आसान है, समझ में आ रहा है। जो चीज आप इमेजिन करो समझो तो आपको एग्जाम्पल पता चल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में अगर यहाँ आ सकता है, क्वेश्चन आ क्या सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे देगा इंजन ये इंजन पिस्टन सिलेंडर जो है आपका, ये कौन से सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है पूछेगा, तो आपको क्या लगाना है? क्लोज सिस्टम। ठीक है, ओपन ये नहीं लगा देना, ओपन सिस्टम मत लगाना, क्योंकि गैसेस का आपका ये जो है ये बाहर नहीं जा रहा, गैसेस बाहर नहीं जा रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां पे मास ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, दोनों नहीं हो रहा है। यहाँ पे मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, मास भी नहीं हो रहा है और एनर्जी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या, ऐसा एक एग्जांपल बताऊंगा, एक दो और एग्जांपल दे सकता हूं, देख लेते हैं। चलो मिटा रहा हूं, लिख लिए, जल्दी लिख लेना। ठीक, चलो ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है आपका कौन सा है? इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क। ठीक है, ये थर्मल फ्लास्क है, जहां पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किनारे किनारे क्या होता है? वैक्यूम होता है। ठीक है, इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे अंदर में चाय, क्या है आपका, टी, वाटर, कुछ भी रहेगा, वो जो है क्या करेगा? ना तो हीट लॉस कर रहा है, ना ही हीट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ना तो बाहर से हीट ले पाएगा, ठीक है, ना तो वो हीट को बाहर निकलने देगा। मतलब या तो अगर चाय गर्म है, चलो हॉट हॉट टी वाटर ले रहा हूं, चलो ठंडा भी रखोगे तो वो भी वैसे ही होगा। तो हॉट टी वाटर, टी या वाटर, ये ना तो हीट लॉस करेगा ना ही हीट गेन करेगा। इसका मतलब क्या है कि हीट वाली चीजें तो नहीं हो रही है, वर्क का तो यहाँ कुछ काम ही नहीं है, तो दोनों एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही। मास भी ये नहीं करी, क्योंकि भाई अंदर तो है, चेंज नहीं हो रहा है, ये ढका हुआ है पूरा। ठीक है, जब तक आप इसको खोलोगे नहीं तब तक ये बाउंड्री कैसी काम करेगी? आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में आप बोल सकते हैं, यूनिवर्स को भी ले सकते हो, यूनिवर्स भी क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, तो फेमस एग्जांपल है इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क। एक्चुअली में होता नहीं है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं है दुनिया में, बट माना जाता है कि इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क को, जो हम लोग फ्लास्क होते हैं ना, थर्मस बोलते हैं, चाय जिसमें रखते हैं, पानी, गर्म पानी रखते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे। ठीक है, इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क में अंदर वैक्यूम रहता है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं होते, छोटे पार्टिकल कुछ नहीं होते जो हीट को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए, यानी ताप का ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल को होना चाहिए जो कि उसका हीट को, एनर्जी को लेके जाए। ठीक है, और हकीकत में बताऊं तो आपको हीट और वर्क जो होता है वो कोई एनर्जी नहीं है, वो वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मतलब किसी एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। ठीक है, हालांकि बुक्स में दिया है कि हाँ भाई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उसको मान लो, लेकिन एक वे है। ठीक है, तो हो गया ये, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ पे होता है, वैसे वर्क है। चलो इस सिस्टम के बारे में बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, ओके, वेरी गुड।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल के बारे में, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट स्टेट ये है कि मान के चलो कि कोई गैस है, वैसे थर्मोडायनेमिक्स से पूरा खास करके फिजिक्स पार्ट में अपन गैस के बारे में बात करेंगे। गैस है, इसका उस टाइम का प्रेशर कुछ दिया है मान लो, है ना, इसका प्रेशर P1 दिया है, V1 दिया है वॉल्यूम, और T1 इसका टेम्परेचर दिया है। कोई गैस है कहाँ पे, किसी पोजीशन में, किसी वक्त पे इसका जो है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका उस वक्त का ये स्टेट है। ठीक है, स्टेट इज योर मतलब कंडीशन। स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, वो एक कंडीशन है जहां पे आप जिस वक्त पे हो, आपकी कंडीशन जिस वक्त पे आप हो। बट थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात होगी तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब का मान आपको पता होना चाहिए, ये सब का वैल्यू आपको उस कंडीशन का पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको तीनों चीज या चारों पांचों चीज पता होनी चाहिए, दो वैल्यू कम से कम आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये गैस का स्टेट जो है पता है। कुछ समय के बाद, कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद क्या हुआ कि गैस का जो है प्रेशर जो है P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर T2 हो गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि प्रेशर में इसका चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया। ये जो प्रेशर वेशर के सब चीजें हैं ना, वो बाद में आप लोग को बताया जाएगा। माइक को प्लीज ऑन नहीं करेंगे, जो भी लिखना है चैट में लिखेंगे, ठीक है। चैट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। डाउट है कुछ तो चैट पे लिख देना कि हाँ मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ समय के बाद चेंज आया, ठीक है, आ गया चेंज। पहले था P1 V1 T1, अब आ गया कुछ समय के बाद P2 V2 और T2। अब ये स्टेट 1 है, पहला है स्टेट 1, और ये है स्टेट 2, क्योंकि दूसरा है ना, हो सकता है इसमें कुछ भी किया गया होगा, कुछ भी इसमें ऐसी अवस्थाई होगी, या इसको हीट दे दिया गया होगा, या इसमें कुछ वर्क किया होगा, उसके बाद ये कंडीशन ये वाली आ गई, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ गया। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 जब चेंज हुआ, यही चेंजेस क्या है आपका प्रोसेस कहलाता है। यही चेंज क्या कहलाता है, प्रोसेस। यही चेंज क्या है, प्रोसेस। तो स्टेट तो आपको पता चल गया किसी भी बॉडी का कंडीशन, ठीक है, और चेंज ऑफ स्टेट क्या है आपका प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करेंगे तो वो किसी का कंडीशन बताएगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का कंडीशन, और जब स्टेट में चेंज आए, चेंज ऑफ स्टेट, वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो प्रोसेस कई प्रकार के होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, एक तो सिंपल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात होगी, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होता है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना बता दूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है फास्ट होता है। तो ज्यादा यही पूछेगा, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना। इसमें प्रोसेस में कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रिवर्सिबल हो सकता है, एक हो सकता है इरिवर्सिबल, ठीक है। अब आप बात करो कि रिवर्सिबल के बारे में बात करूं, ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें जानना पड़ेगा आपको। तो रिवर्सिबल की बात करूं तो रिवर्सिबल कोई भी चीज को रिवर्स करना है। जैसे सडनली आपको कुछ चेंज आया, सडनली कुछ चेंज किया आपने, सडनली बहुत बड़ा चेंज आया, तो उसको रिवर्स करना बहुत कठिन होगा। अगर बहुत फास्ट है तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये कैसा है, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा 2 कदम चला तो आप वापस 2 कदम वापस आ सकते हो, ठीक है। तो आपने एक स्टेप लिया और वापस आप आ सकते हो, इसका मतलब आपको छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब आपको स्लो प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वही रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल ऐसा कुछ कर जाओ जिससे आप वापस ना पाओ, मतलब आप यहां से वहां तक छलांग मार दे, बैक तो आप छलांग नहीं मार सकते उतनी दूरी पे जितना आप फॉरवर्ड मार सकते हो, तो वो क्या है, वेरी फास्ट। ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज फास्ट प्रोसेस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग
या फिर बोलते हैं इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब किसी चीज को रिवर्स कर लो और उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस ना आए, वो क्या है हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी वापस से नहीं आ पाएगी। जैसे कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता ये वाला यहां से यहां, तो ये वापस से इधर भी आ सकता है, वापस से ये ऐसा आ सकता था और यही प्रॉपर्टी गेन कर सकता था। लेकिन बिना कोई इसके सराउंडिंग में इफेक्ट डाले वापस आ सकता था, तो ये रिवर्सिबल होता। लेकिन अगर यहां गया और वापस से ये कंडीशन नहीं ला पाएगा तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, काफी डिटेल। और रिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकॉर्चोइक प्रोसेस, उसके बाद आपका आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक आपके फिजिक्स के टॉपिक में है और इससे क्वेश्चन निश्चित एक आना ही आना है। एडियाबैटिक का क्वेश्चन था, एडियाबैटिक का क्वेश्चन था, उसका कम से कम 15 से 20 मिनट का मैं लेक्चर लूंगा एडियाबैटिक के बारे में। ठीक हो गया, लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा प्रोसेस भी समझ गए क्या है कैसा है। ठीक है, अब कुछ प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर पढ़ेंगे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटरनल एनर्जी को फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से ही बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। उसको पढ़ने के बाद अपन वर्क पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो अब ध्यान देते हैं प्रोसेस के बारे में। तो पहला प्रोसेस लिख लेते हैं अपन, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, बार जो होता है, बार ये यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। छोटी छोटी चीजें साथ में लिखा रहा हूं, फिजिक्स में मैं मैकेनिक्स भी पढ़ाऊंगा शुरू से चीजों को, प्रेशर को भी अलग से यूनिट है उसको भी पढ़ाने वाला हूं, सारी चीजों को बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें वापस से होंगी जब आप एक नोट्स को तैयार करके जब क्विकली आप रिवीजन करोगे तो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो बार होता है ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर है। आपको मैं बताया था कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है, मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, और एक बार जो होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। मतलब बार किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। और पास्कल भी किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो ये आया इसलिए बता दिया। जहां बार आया तो आइसोबारिक नाम आया, तो यहां पे आप लिख लेना आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, यहां पे डेल पी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं पीवी डायग्राम में देखूं, ठीक है, अपने को देखो हर चीज अभी अपने को ना एक ना सिक्वेंसली वे में जाना है। ठीक है, समय कम है, बहुत सारा कोर्स है, तो उतना ही पढ़े जितना बचा पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों को मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको सिक्वेंसली बताते जा रहा हूं, तो इसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, इससे आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कितने आए हैं? 25 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 24 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, मतलब 95% से भी ऊपर जो है, 90% से भी ऊपर जो है न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन थ्योरी आया था बस, वो भी कंसेप्चुअल था। तो पी, अब देखो भाई इस पोस्ट के लिए करना है तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सब चीज छोड़ना पड़ेगा। 2-3 महीने के लिए आपको बाकी सब चीज छोड़ना पड़ेगा। पीवी डायग्राम में अगर देखूं, ये क्या है? प्रेशर, और ये क्या है हमारा? वॉल्यूम। ये .1 ले लेता हूं। ठीक है, प्रेशर किधर है? इधर है, वाई एक्सिस की तरफ प्रेशर है। इधर क्या है? वाई एक्सिस, और इधर एक्स एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या है? 1, मतलब इसको आपको पता है कि यहां का
आपका P1 है, इधर P1 इसका वैल्यू मान होगा P1 और इसके नीचे V1 होगा, इसके नीचे V1 होगा। इसका मतलब 1 का क्या है, 1 स्टेट, 1 क्या है आपका एक स्टेट है। अभी भी स्टेट समझा दे रहा हूं। 1 स्टेट है जिसका आपको पता है, प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है। आपको प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है, 1 स्टेट है, 1 स्टेट। अब ये यहां से कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है, कहां पे, 2 पे, ठीक है। तो गलत ऐसा नहीं करना है क्योंकि अपने कांस्टेंट प्रेशर आ रहे हैं। अगर यहां से यहां ले जाओ 2, ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे V2, ठीक है। तो 2 नंबर है, 2 नंबर भी क्या है, वो स्टेट है, स्टेट 2 है, जिसका आपको पता है P2 और ये है आपका V2, ठीक है। लेकिन यहां पे P2 भी लिख सकते हो क्योंकि भाई इसका भी प्रेशर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 जो है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ऐसा ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम में अगर आया, बताओ ये कौन सा है, तो आपको बता देना है कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सीधा लाइन प्रेशर के एक्सिस से ऐसा सीधा जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर जो है यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज आ गया लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आया, ठीक, हो गया। चलो छोटी छोटी चीजों को मैं एड ऑन करते जाऊंगा, उसको लिखते जाना, ठीक है। जो यूज होंगी बाद में, फिर कभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार यूज है, क्या दिक्कत है, दिमाग में तो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो पीवी डायग्राम का भी पूछता है, इसलिए मैं प्रोसेस का इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो गैस लॉस होते हैं, गैस लॉस कुछ मैं बीच में आइडियल, पहले तो गैस लॉस बता दे रहा हूं, आइडियल गैस लॉ में दिखा रहा हूं, आइडियल, पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन बता रहा हूं। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो यहां लिख लो, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वीडियो दिख रहा है सबको, कोई एक जन बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है, सारे को दिख रहा है वीडियो, हाँ ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें पी क्या है आपका, प्रेशर है, ये क्या है आपका, वॉल्यूम है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, यूनिवर्सल, इसको गैस कांस्टेंट लिख दो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि आर का मान रहता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, यूनिट रहता है, ठीक है। टी क्या है, टी इज टेम्परेचर, किसमें रहेगा ये, केल्विन में, तब तो इसका यूनिट केल्विन में आ रहा है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा गैस के लिए मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारा थर्मोडायनेमिक्स जो है गैसेस के ऊपर ही पढ़ना है। लिख लिए, हाँ या ना, क्लियर है अब तक, पहले इसको लिख लो, सब मिक्सअप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसीलिए बोल रहा हूं कि सीक्वेंसुअली चलते जाना है अपने को, जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस तरीके से अपने को नोट्स बनाना है। मैं जैसे यहां बना रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको सीक्वेंस को बना के रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस प्रोसेस के बाद जो भी है बाकी आगे आगे करेंगे। थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था आज का दिन,
तो थोड़ा सा टाइम का वो दिक्कत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि अब दो स्टेट की बात कर रहा था, P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 लिख सकते हो। ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये फिक्स है, n नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और एक लिख सकते हो P2 V2। देखो स्टेट 1 के लिए लिख लिया मैंने ये इक्वेशन, स्टेट 2 के लिए लिख लिया NR T2, स्टेट 2 के लिए लिख लिया NR2। दोनों इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर स्टेट 1 एंड 2। 1 और 2 स्टेट के लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, मान लो कि ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, दोनों को भाग कर दो, दोनों क्या कर दो? भाग कर दो, डिवाइड कर दो उसको दोनों को। ठीक है, मतलब 1/2 कर दोगे तो क्या आएगा? देखो आपको क्या पता है, P1 इज इक्वल टू P2 है। किसके लिए? कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोबारिक के लिए। आइसोबारिक के लिए आपको पता है ये। जब ये पता है तो ये P1 कट गया P2 से, NR कट गया NR से, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो कभी भी आइसोबारिक आएगा, आइसोबारिक प्रोसेस आएगा तो आपको ये वाला याद रखना है। न्यूमेरिकल के लिए है, न्यूमेरिकल के लिए है। न्यूमेरिकल आ गया तो आपको पता होना चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस में आ गया तो V1 इक्वल टू V1/V2, मतलब वॉल्यूम 1 का स्टेट 1 का, वॉल्यूम 2 स्टेट 2 का है, बटा इक्वल टू T1/T2, टेम्परेचर 1 का टेम्परेचर 2 स्टेट 2 का। ठीक है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये याद नहीं रहा तो ये याद कर लो, ये वाला याद नहीं रहा तो ये याद रहेगा, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, तो उसी से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो याद रख लेना आइसोबारिक के लिए। बस यहीं पे आइसोबारिक का डायग्राम भी खत्म हो गया, वो भी बना लिए। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देख लिए। चलो मिटा रहा हूं, लिख लिए, आगे बढ़ रहा हूं। एक प्रोसेस और बताऊंगा आज का दिन के लिए, उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है, लिख लिए? चलो एक और दो प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, 5 मिनट लूंगा, फिर देख लेते हैं। चलो सेकेंड प्रोसेस जो है वो है आपका आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो क्लास अच्छे से करो, आप अटेंड करोगे, सब करोगे, बहुत अच्छे से बनेगा, सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरा एनालिसिस किया गया है। क्लास टाइमिंग का जो है वो आप पूछ लेंगे, जो हम लोग के धीरज सर है उनसे पूछ लेंगे आप, उस पर पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर उनको अलग से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास टाइमिंग जनरली शाम को ही होगी, चांसेस से शाम को 6 से 9 तक हो सकती है। क्लासेस जो है बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है आपका, और कवर अप बहुत करना है। न्यूमेरिकल्स पूरे आते हैं, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, तो अपने को क्या है ना, टाइम ज्यादा चाहिए, तो 2 से 3 घंटे की क्लासेस हो सकती है। ठीक है, और डिपेंड करता है, अगर एग्जाम पहले आ गया तो आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि 3 महीने के अंदर तक कोर्स खत्म हो जाएगा। तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको अपने घर के अंदर में भी रूम पे आपको वो चीज को लगा के देखना है, उसको खुद पढ़ना है। कम से कम 8 घंटे कम से कम पर डे से आज से बैठोगे आप तो बनेगा, उससे भी ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग आसान कर दे रहे हैं पढ़ा के, मैं पढ़ाया और भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज इक्वल टू C। ठीक है, ओके। पीवी डायग्राम में देखूं, पीवी डायग्राम में देखता हूं, पीवी ग्राफ में, पीवी ग्राफ पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पे स्टेट 1 ले लो,
ठीक है। और यहां से स्टेट 2 ले लो, ठीक है। यहां से 1 से 2 गया मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पे ध्यान दो, ये वाला है P1, ये वाला है P2, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका V1 और V2 दोनों है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट V1 इक्वल टू V2 है, और आपका प्रेशर जो है, प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P1 V1 इक्वल टू NR T1, P2 V2 इक्वल टू NR T2, ठीक है। डिवाइड कर दो, V1 V2 कैंसिल, क्यों? क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है। तो बचेगा क्या? NR NR गया तो P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। ये आपका आ जाएगा किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। हो गया। तो ये हम लोग का सेकंड प्रोसेस था। इसके बाद जो भी है फर्दर अपन आगे की क्लासेस वगैरह में देखें। क्लासेस टाइमिंग वही है जो रहेंगी, एक बार पूछ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो भी आगे पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो आपका पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस जहां हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हम लोग हैं आगे की क्लासेस वगैरह में देखेंगे। हालांकि कल जो है फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, मुझे नहीं पता मैथ्स हो सकती है या फिर केमिस्ट्री क्लास हो सकती है, ठीक है। तो अटेंड करेंगे, ये आप लोग को पसंद आएगा, और ये सब चीजें जो हैं आपका कवर हो रहा है कोर्स पूरा कवर, और एकदम फुल एनालिसिस के साथ कि कहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम आपका जो रास्ता है वो आसान कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको फर्दर इंक्वायरी करना है आगे इस कोर्स से रिलेटेड, यहाँ जो क्लासेस हो रही हैं उसको आप पूछ सकते हैं। धीरज सर हैं, उनसे पूछ सकते हैं। परसिस्टेंस गेट एकेडमी में जाके कॉन्टेक्ट नंबर जो होगा वहां से आप पूरा डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो चुका है, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, थोड़ा आगे और पढ़ सकते थे, बाकी हम लोग देख सकते हैं। टॉपिक बुक के लिए मैं बोलूंगा तो एनसीईआरटी 11th 12th एनसीईआरटी पूरा पूरा 11th और पूरा 12th, अगर बुक की बात करूं तो, ठीक। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाओ, एग्जांपल्स जो है बैक में दिए रहेंगे, वो भी क्वेश्चंस भी हैं, एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एनसीईआरटी के, और मैं देखा हूं कि इसमें पूछा गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो आपके तीनों के लिए, फिजिक्स के लिए भी टॉपिक को देखो, फिजिक्स को एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका, और मैथ्स के लिए, तीनों के लिए एनसीईआरटी ही है, ठीक। जो भी आपको इंक्वायरी है ना वो आप सर से पूछ सकते हैं कि टेस्ट कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। जनरली हम लोग ना सिक्वेंसली एक टॉपिक खत्म होते जाएगा ना तो उस टॉपिक का टेस्ट ले लिया जाएगा, तो आप लोग का पूरा क्लियर भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हो रही हैं, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे जो भी है आगे के सब्जेक्ट्स कल लगेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स मैथ्स हो सकता है, बाकी आज का क्लास था वो फिजिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। आगे जो भी है अपने बहुत कंप्लीट एनालिसिस, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे, क्योंकि समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के। चलिए ठीक है, हो गया, ओके ठीक है। चलिए आज का एंड करते हैं क्लास।